गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ध्यान देंगे, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य, ठीक है, समय और कार्य, ठीक है। ये कार्य और क्षमता के बेस पे क्वेश्चन रहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशंस। मिक्सचर एंड एलिगेशन इस नाम से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको बाद में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इन्हीं नाम से चैप्टर्स मिलने वाले हैं। ध्यान देंगे, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन के, टाइम एंड वर्क के और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ठीक है। और ये सारे अपने आप में अलग अलग बड़े बड़े चैप्टर्स बनते हैं बाद में जब आप पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे 10वीं पढ़िए, चाहे 11वीं पढ़िए, चाहे 12वीं पढ़िए, चाहे आप ग्रेजुएट होने के बाद पढ़िए या नौकरी लेने से पहले पढ़िए, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे साइंस स्ट्रीम हो, मैथ स्ट्रीम हो, चाहे बायो आर्ट्स स्ट्रीम हो, आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ये पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के। तो मैं आपके सामने लेक्चर शुरू करता हूँ, ठीक है। टाइम एंड वर्क क्या होता है, सबसे पहले देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि समय गुणित क्षमता कितना हो जाएगा, आपका कार्य हो जाने वाला है, ठीक है। उदाहरण के लिए समझाता हूँ, ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेस पे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये फॉर्मूला, देखते जाओ। मान लो आप की क्षमता है कि आप एक दिन में 30 किलोमीटर चल सकते हैं। कितना चलते हैं, 30 किलोमीटर आप एक दिन में पैदल चल सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसा कितना दिन चलेंगे, 5 दिन चलने वाले हैं। आप कितने दिन चलेंगे, 5 दिन। 5 दिन आप चलेंगे 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से, तो आप टोटल कितने किलोमीटर चल लेंगे, 150 किलोमीटर, ठीक है। आप कितना चल लेंगे, 150 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो यात्रा करनी थी वो आपका कार्य था, 150 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। आप पर डे कितना काम करते हैं, 30 किलोमीटर, और कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिनों तक। तो ये हो गई आपकी क्षमता, ये हो गया आपका समय, और ये हो गया आपका कार्य। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कार्य और क्षमता से क्या मतलब है कि समय गुणित क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य होता है। जितनी क्षमता होगी और जितना आप समय देंगे वो गुणा करने पे क्या आ जाएगा, कार्य के बराबर आ जाएगा। आइए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिनों में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिनों में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिनों में काट लेंगे, ठीक है। यहाँ दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कार्य क्षमता है उनकी, ठीक है। एक व्यक्ति 12 दिनों में काट रहा है, दूसरा व्यक्ति 9 दिनों में काट रहा है। तो आपको बताना है कि अगर एक साथ काम कर लेते हैं तो कितने दिनों में फसल कटाई हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गायत्री द्वारा काटी गई फसल कितने दिनों में, 12 दिनों में भाई। और वैसे ही महेश ने कितने दिनों में काटा, 9 दिनों में, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या, गायत्री की एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता, मतलब समझ रहे हो कि गायत्री अगर 12 दिनों में पूरी फसल काट सकती है तो वो एक दिन में कितनी फसल काट लेगी, एक दिन में वो कितनी फसल काट सकती है भाई, 1/12 हिस्सा। अगर पूरी फसल एक है तो उस फसल का 12वां हिस्सा गायत्री काट सकती है या नहीं काट सकती है, काट सकती है बिल्कुल, ठीक। इसी प्रकार से महेश द्वारा काटी गई फसल कितने दिन, एक दिन में काटी गई फसल क्या हो जाएगी, 1/9 हिस्सा। अगर फसल पूरी एक है तो उसका 9वां हिस्सा ये दोनों काट लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूँ कि महेश और गायत्री एक साथ मिलकर फसल काटते हैं तो एक दिन में कितनी फसल काट लेंगे वो दोनों मिलके, 1/9 हिस्सा महेश काट लेगा और 1/12 हिस्सा गायत्री काट लेगी। इतनी फसल कट जाएगी क्या एक साथ, बिल्कुल कट जाएगी। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ना आता है, लघुत्तम ले लो, कितना आ गया 36, 9 चौक 36 तो 4, और यहाँ पे आ गया 3, तो ये आ गया 7/36। समझ रहे हो, मतलब फसल का 7/36 हिस्सा क्या है, एक दिन में कट जाएगा। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कट जाएगा, ठीक। तो अब मुझे बताओ, महेश और गायत्री द्वारा 7/36 हिस्सा फसल का, 7/36 हिस्सा फसल का कितने दिनों में काट लिया जाएगा, कितने दिनों में काट लिया जाएगा, कितने दिनों में, ये कट जाएगा आपका एक दिन में। अभी अभी बताया था ना कि एक दिन में कितनी फसल काट रहे हैं, 7/36 हिस्सा। मतलब महेश और गायत्री मिलकर 7/36 हिस्सा फसल एक दिन में काट लेते हैं। एक दिन में काट लेते हैं क्या, बिल्कुल।
तो मुझे बताइए कि कुल फसल कितने दिनों में काट लेंगे? कुल फसल कितने दिनों में काट लेंगे? ये 36 और ये 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या? अगर ये एक फसल का 7/36वां हिस्सा है, एक फसल का 7/36वां हिस्सा है, तो कुल फसल कितने दिनों में कट जाएगी भाई? 1 गुणा 36/7 हो जाएगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ये चीज़ को? ठीक है, तो कुल फसल आपकी कट जाएगी इतने दिनों में। ये कितने दिन हो गए आपके? 1 36/7, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 7 पंचे 35 1/7। ठीक है, 35 1/7 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पूरी फसल कितने दिनों में कट जाएगी भाई? 5 दिन पूरे पूरे, और 6वें दिन का पूरा हिस्सा नहीं लगेगा, उसका 1/7वां हिस्सा आपका खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो इतने दिनों में पूरी फसल की कटाई हो जाएगी। ऑलराइट, समझ में आ गया सवाल? आगे बढ़ते हैं। 5 देखिए, लिखा हुआ है अरुण एंड अश्वनी कंप्लीट्स अ टास्क बाय देमसेल्फ इन 20 and 25 days respectively. Can you tell the percentage by which अरुण वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन अश्विनी? ठीक है, आपको बताना है कि क्या प्रतिशत बता सकते हैं जिस क्षमता, जितनी अधिक क्षमता से अरुण कार्य कर रहा है अश्वनी की तुलना में। किसकी तुलना में? अश्वनी की तुलना में। ध्यान दीजिए, अगर अरुण किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और अश्वनी उसी काम को धीमे से 25 दिन में कर रहा है, तो भाई ज़्यादा तेज गति से कौन कर रहा है? अरुण कर रहा है ना। ठीक है, किससे ज़्यादा तेज गति से काम कर रहा है? अश्वनी से। तो तुलना किससे करने वाले हम लोग? अश्वनी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। तो अरुण कंप्लीट्स अ टास्क इन कितने डेज? 20 डेज। वैसे ही अश्वनी कंप्लीट्स टास्क इन 25 डेज। नंबर ऑफ डेज लेस टेकन बाय अरुण। अरुण ने कार्य करने के लिए कम दिन लिए ना, तो वही आपको बताना है कितने दिन कम लिए उसने। 25 दिन में से 20 दिन घटा दीजिए, 5 दिन कम ले रहा है। 5 दिन कौन कम ले रहा है? अरुण कम ले रहा है। किससे कम ले रहा है? अश्वनी से कम ले रहा है। तो इसी को आपको प्रतिशत में बनाना है, प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है अरुण। ठीक है, देयरफॉर परसेंटेज बाय विच अरुण वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन अश्विन। क्या आ जाएगा भाई? नंबर ऑफ डेज लेस, जितने दिन कम लिए उसने। ठीक है, और बाकी बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अश्विन। किसने? टेकन बाय अश्विनी, सॉरी। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ डेज जितने उसने कम लिए वो, और नीचे में क्या लेंगे? तुलना जिससे कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? अश्विनी से। ठीक है, अश्विनी से अगर तुलना कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ डेज जितने उसने लिए उसको नीचे रखिए और गुणा 100 कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, तो नंबर ऑफ डेज लेस टेकन बाय अरुण कितना था भाई? 5 दिन कम लिए उसने, और अश्विन टोटल काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है। तो 5/25 गुणा 100। ठीक है, तो ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौक, ये आ गया 20 डेज। क्या दिख रहा है आपके सामने? 20 डेज, सॉरी 20 डेज नहीं, 20%। ठीक है, ये क्या आ गया? 20% मोर एफिशिएंट। कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? अरुण। समझ रहे हैं? मतलब अगर आपको अरुण से कोई काम करवाना है, ठीक है, अश्वनी उस काम को 100 दिन में करता है, तो अरुण कितने दिन में कर लेगा? उसी काम को 80 दिनों में कर लेगा। कितना प्रतिशत ज़्यादा क्षमता है अरुण में? 20% ज़्यादा क्षमता है। समझ रहे हैं इस बात को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ो। संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, संजय और शिवा मिलकर काम कर रहे हैं, 16 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। यदि संजय उसी काम को अकेले 24 दिनों में पूरा करता है, संजय अकेले करता है तो कितने दिन लगते? उसको ज़्यादा दिन लगते। कितने दिन? 24 दिन लगते में पूरा काम कर लेता है। तो बताइए शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? कितने दिनों में शिवा अकेले उस काम को कर सकता है? तो इसको आगे बनाते हैं, चलिए देखिए। संजय प्लस शिवा कितने दिनों में कार्य कर रहे थे भाई? 16 दिनों में। नंबर ऑफ डेज 16, 16 दिन। ठीक है, संजय और शिवा एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे थे भाई? 16 दिनों में। और अगर उसी कार्य को संजय अकेले करता है एक कार्य, तो कितने दिन लग रहे हैं उसको? कितने दिन लग रहे हैं? 24। ठीक है, 24 दिन लग रहे हैं उसको। ऑलराइट, तो अब आपको बताना है कि अगर सिर्फ शिवा उसी कार्य को करता उसको कितने दिन लगते अगर वो अकेले कार्य करता? तो समझ रहे हो?
आपको ये बताना है कि शिवा अकेले कार्य करे तो उसको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसको दोबारा लिख लो, संजय प्लस शिवा एक कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, 16 दिन। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं संजय प्लस शिवा कितना, एक दिन में, एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं बताइए, एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 1/16 हिस्सा। समझ रहे हो, अगर एक कार्य को 16 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, एक दिन में 1/16 हिस्सा किसका, कार्य का, कार्य का 1/16 हिस्सा काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको दिया हुआ है संजय प्लस शिवा एक दिन में इतना, और सिर्फ संजय का एक दिन में कितना, सिर्फ संजय एक दिन में 1/24 कार्य कर लेगा, 1/24। देख लो, अगर ये 24 दिन में पूरा कार्य करता है तो एक कार्य एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/24वां हिस्सा। ठीक है, तो ये आ गया किसकी एफिशिएंसी, संजय की एफिशिएंसी। ये आ गई संजय प्लस शिवा की एफिशिएंसी। ठीक है, संजय शिवा मिलकर काम कर रहे हैं तो जल्दी हो रहा है, संजय एक दिन में काम कर रहा है तो लेट से हो रहा है। तब मुझे बताइए कि शिवा की एक दिन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। देख लो, संजय और शिवा की एफिशिएंसी मिला के 1/16 है, संजय की एफिशिएंसी 1/24 है, तो सिर्फ शिवा की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, शिवा की एफिशिएंसी, शिवा की क्षमता क्या हो जाएगी भाई, शिवा की क्षमता आ जाएगी संजय प्लस शिवा की जो क्षमता आपके पास है उसमें अगर आप संजय की क्षमता को घटा देते हैं तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो संजय प्लस शिवा की क्षमता कितनी है, 1/16, और वैसे ही संजय की क्षमता कितनी है, 1/24। एफिशिएंसी की बात हो रही है तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 48, 16 त्रिक 18 मतलब 3, और यहाँ पे आ गया 24, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो 1/48 दिखाई दे रहा है क्या, 1/48। ये हो गया किसकी क्षमता हो गई भाई, शिवा की क्षमता, शिवा की क्षमता आ गई 1/48। कितना, ये किसका होगा, एक कार्य का हिस्सा होगा, समझ रहे हैं। 1/48 कार्य कौन कर सकता है भाई, शिवा कर सकता है एक दिन में, है ना, एक दिन में। तो भाई अगर एक दिन में 1/48 कार्य करता है, आगे देखो, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। ठीक है, एक दिन में 1/48 कार्य कर लेता है। ठीक है, कौन कर रहा है भाई, ये शिवा कर रहा है। ठीक है, ध्यान दो, शिवा कर रहा है। तो एक कार्य कितने दिन में हो जाएगा, एक कार्य 48 गुणा 1 3, यही हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, होगा। ठीक है, तो एक कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 48 दिनों में हो जाएगा। 48 डेज लगने वाले हैं उसको, 48 डेज लगने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया क्या, 48 डेज शिवा को लगेंगे अगर वो अकेले कार्य करता है तो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। के सामने कार्य और क्षमता के क्वेश्चन, ठीक है, मतलब वर्क एंड एफिशिएंसी के क्वेश्चन। ध्यान दो, इन क्वेश्चन को जब कंपटीशन एग्जाम में आता है तो इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बनाया जाता है। शॉर्ट ट्रिक कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले गायत्री वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। गायत्री उसी काम को कितने दिन में कर रही है, कितने दिनों में कर रही थी, 12 दिनों में। ठीक है, और वैसे उसी काम को महेश कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। ठीक है, गायत्री 12 दिन ले रही है, महेश 9 दिन ले रहा है। तो भाई ध्यान दो, 12 दिन काम करेंगे, एक दिन में मान लो 2 काम करते हैं तो 12 दिन में कितना हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, एक दिन में अगर 2 काम करते हैं तो 24 काम हो जाएगा 12 दिनों में। अगर ये भी एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दूनी 18 काम हो जाएगा कितने दिनों में, 9 दिनों में। ठीक है, एक दिन में 2 काम करता है तो ये 18 काम कर लेगा। लेकिन भाई इसका 18 काम और इसका कितना, 24 काम बराबर है। समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, कार्य तो एक बराबर है ना, कार्य एक बराबर है या नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके ये 2 डाटास दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके नंबर ऑफ डेज हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। समझ रहे हो, जब लघुत्तम ले लेंगे तो उसको हम लोग किसके बराबर मानते हैं, कार्य के बराबर। ये हो जाता है टोटल कार्य। ठीक है, मानते हैं, उसका कुछ मल्टीपल भी हो सकता है लेकिन कार्य को मानते हैं। ध्यान दो, नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा देखना, लेकिन पहले समझ लो मैं जो बता रहा हूँ। 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा क्या, आ गया 36 ये। ठीक, तो अब देखो 36 को 12 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3। महेश का 9 को 36 को 9 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4। तो ध्यान दो, ये होता है एफिशिएंसी। ये क्या है, एफिशिएंसी, क्षमता है। ये क्या है, कार्य है। और ये क्या है, बीच में दिया हुआ है जो ये दिन है, ये क्या है, 12/9 क्या है, ये दिन है, ये कार्य है, और ये क्या है, क्षमता है। ध्यान दो, तो अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अब आपको देखो, अब क्या पूछा था सवाल में, पूछा था कि दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। भाई आप दोनों की क्षमताओं को जोड़िए,
दोनों की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, 3 है और 4 है, तो 3 + 4 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ये एफिशिएंसी आपकी 7 है अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 7 एफिशिएंसी से कितने दिन लगने वाले हैं, टोटल कार्य 36 है, कितनी क्षमता है, एक दिन में 7 कार्य करने की क्षमता है, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 1/7। ठीक है, 35 1/7। ठीक है, ये है आपका ट्रिक, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर समय। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लेक्चर के शुरू होते ही, एफिशिएंसी इनटू समय बराबर कितना आ जाएगा, आपका कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत ज़रूरी है, ये आपके समय बचाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसे ही आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, कौन सा, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। तो भाई आप देख लो, संजय कहाँ गया, चल नहीं रहा, संजय प्लस शिवा दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे थे, 16 दिनों में। और उसी कार्य को संजय अकेले कितने दिनों में कर रहा था, 24 दिनों में। तो फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 48 आ जाएगा। तो 16 × 3 = 48 होता है, और 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी 48 होता है। तो ये आ गई एफिशिएंसी, ध्यान दो, ये आ गई एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ये संजय प्लस शिवा की क्षमता 3 है, संजय की क्षमता 2 है, तो भाई शिवा की क्षमता क्या हो जाएगी, शिवा की क्षमता क्या हो जाएगी भाई, संजय प्लस शिवा 3, संजय 2, तो शिवा की 1, शिवा की क्षमता 1 है। टोटल कार्य कितना है, 48 है। अगर मतलब शिवा एक दिन में एक काम करता है, तो 48 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे क्या, 48 दिन लगने वाले हैं, बिल्कुल लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझ रहे हो। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है, कितना आसान हो जाता है, कितना समय बचता है आपको इस तरीके से सॉल्व करने में। ठीक है, इस तरीके में कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इसके लिए दोबारा एक लेक्चर बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब आपको समझना है कि बांटना, बांटते कैसे हैं, क्या बांटना है भाई। मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस से आप 3 लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक है उसमें से, एक है मनुप्रिया, एक है अंजलि और एक है टोपेश्वरी। अगर ये तीनों मिलकर कोई बिजनेस चालू करते हैं, मनुप्रिया ने उसमें 3000 रुपये लगाए, अंजलि ने उसमें 5000 रुपये लगाए, और वैसे ही कितना 15,000 रुपये लगा रहे टोपेश्वरी। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया भाई, 15 नहीं, इसका कितना कर लेते हैं, 10,000 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 12,000 कर लो, चलो राउंड फिगर हो जाएगा। तो 12,000 इन्वेस्टमेंट किया टोपेश्वरी ने, अंजलि ने 5,000 इन्वेस्ट किया और मनुप्रिया ने 3,000, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास, 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब अगर आप इसमें प्रॉफिट कमाते हो, कितना प्रॉफिट कमाओगे, मान लो आप इसमें 10% का प्रॉफिट कमाते हो, आपके पास कितने पैसे हो गए टोटल, 20 से आपके कितने बन जाएंगे, 10% प्रॉफिट होने पे 2,000 रुपये बन जाएंगे। तो 22,000 रुपये आपने टोटल कमा लिए। तीनों का इन्वेस्टमेंट एक साथ 20,000 था, कमाए 22,000। तो आप मुझे बताओ 22,000 के क्या 666 रुपये, मतलब 2,000 रुपये जो आपको प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है, ये 2,000 क्या आप लोग बराबर बराबर बांट लोगे, क्या आप लोग मनुप्रिया को भी यहाँ पे 666 रुपये मिल जाएंगे, अंजलि को भी 666 मिल जाएंगे, और टोपेश्वरी को भी 666 मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने अलग अलग किया है ना, आप लोगों ने अलग अलग निवेश किया है, तो आपका प्रॉफिट भी अलग अलग होगा। जो ज़्यादा निवेश करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम निवेश करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, आपको मैंने बताया कि आपका 2,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 2,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से जितना हिस्सा इसका निवेश है उसके हिसाब से अनुपात बांट देंगे। अनुपात कैसे बटेगा, देख लो, इसका अनुपात अगर निकालें तो 3:5 अनुपात कितना आ जाता है, 12। ठीक है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका अनुपात कितना दिया है, 3:5:12, मतलब ये 3,000 लगा रही है, 5,000 लगा रही है, 12,000 लगा रही है। ठीक है, तो अब इसी अनुपात में बटेगा आपका ये जो प्रॉफिट है, ये भी इसी अनुपात में बटेगा, बतना तो इसी अनुपात में चाहिए। तो कैसे बटेगा, देखो आपको मिलना एक, सबसे पहले मनुप्रिया को मिलेगा 3x अमाउंट, 5x मिल जाएगा अंजलि को, और वैसे ही 12x मिल जाएगा टोपेश्वरी को। तो कितना हो गया भाई, 3 5 8 और यहाँ 12, 20x हो जाएगा। ये टोटल आपका 20x जो है ये कितने में आएगा, 2,000 रुपये में। तो 20x बराबर होता है 2,000, तो x बराबर आ गया 100 रुपया। मतलब कि अब आपको देखो x बराबर 100 आ गया, तो 3x किसका प्रॉफिट है, मनुप्रिया का, मतलब मनुप्रिया को मिल जाएंगे 300 रुपये। 5x किसका प्रॉफिट है, अंजलि का, मतलब अंजलि को मिल जाएंगे 500 रुपये। और वैसे ही 12x किसका प्रॉफिट है, टोपेश्वरी का, तो मतलब 12 × 100 मतलब 1,200 रुपये मिल जाएंगे, किसको, टोपेश्वरी को।
ये होता है सही तरीका बांटने का, जितना इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट। समझ रहे हो? फिर से बता देता हूँ, मनुप्रिया ने 3,000 डाले थे, अंजलि ने 5,000 डाले थे, टोपेश्वरी ने 12,000 डाले थे। इन तीनों के इन्वेस्टमेंट का अनुपात कैसे आ गया? अनुपात में क्या होता है, कॉमन चीज़ें कट जाती हैं, तो 1000 तीनों में कट जाएगा, तो अनुपात क्या आ गया? 3, 5 और 12, 3:5:12 इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो गया। अगर ये अनुपात है इन्वेस्टमेंट का, तो प्रॉफिट भी इसी अनुपात में बटना चाहिए, नहीं बटना चाहिए? फायदा भी इसी अनुपात में बटेगा। तो 2,000 रुपये अगर आप फायदा कमा लेते हैं, मान लीजिए 20,000 इन्वेस्ट किया, 2,000 रुपये आपने फायदा कमाया, तो किसको कितना कितना मिलेगा? 3x। x क्यों मिल रहा है? क्योंकि x को हमने काटा था, एक कॉमन रेशियो आ जाता है, तो 3x आ जाएगा किसका? मनुप्रिया का, 5x आ जाएगा अंजलि का, और वैसे 12x आ जाएगा टोपेश्वरी का। तो टोटल x कितना हो गया? 5, 3, 8 और यहाँ 12, तो 20x बराबर 2,000 रुपये। 20x बराबर 2,000, तो x का मान आ गया 100 रुपये। ठीक है, अब देख लो, 3x मतलब कि 300, 5x मतलब कि 500 और 12x मतलब कि 1,200 रुपये। तो ये हो गया सही तरीका अनुपात और प्रॉफिट बांटने का। समझ रहे हैं? इसको क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के करके देखिए, में दिया हुआ है 651 रुपये को अमित, अनिल और अंकिता में इस प्रकार बांटना है कि अगर अमित को 1 रुपया मिलता है तो उस 1 रुपये के पीछे अनिल को कितना रुपया मिलना चाहिए? 5 रुपया, और अंकिता को कितने रुपये मिलने चाहिए? 25 रुपये। समझ रहे हैं कि अगर इस पैसे को आप बांट रहे हैं, आप अगर अमित को 1 रुपये देते हैं तो आपको अनिल को 5 रुपये देने पड़ेंगे और अंकिता को 25 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको इसी अनुपात में बांटना है इस पैसे को। समझ रहे हैं? तो कैसे बांटेंगे, आइए देखते हैं। पहले आपके सामने आ जाएगा कुल रुपए, कुल पैसे कितने हैं, कुल रुपए आपके पास कितने, टोटल मनी कितना है आपके पास? 651 रुपये दिया हुआ है। टोटल साझेदार कितने हैं भाई? पहला कौन है? पहले है अमित, फिर है अनिल, फिर है अंकिता। ठीक है, अमित, अनिल और अंकिता। और कितने कितने रुपए मिलने चाहिए? अगर अमित को 1 मिलता है तो अनिल को 5 मिलेगा और अंकिता को कितने मिलेंगे? 25। तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये अनुपात है। समझ रहे हैं आप? आपको ये बाध्यता दी गई है कि 1 अगर आप अमित को देते हैं तो अनिल को 5 दीजिए, अंकिता को 25 दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? अमित अनुपात अनिल अनुपात अंकिता कितना आ जाएगा? 1:5:25। समझ रहे हैं? ये हो गया आपका अनुपात। ठीक है, आपको पैसे को इसी अनुपात में बांटना है। तो आपको मान लेते हैं, हम मानते हैं अमित को कितने रुपए मिल जाएंगे भाई? अमित को कितने रुपए मिल जाएंगे? 1x। समझ रहे हो? सब जगह x गुणा करेंगे। अमित को मिल जाएंगे 1x, अनिल को मिल जाएंगे कितना? 5x, और वैसे ही अंकिता को मिल जाएंगे 25x। ठीक, 1:5:25। तो ये हो गया आपका टोटल x कितना हो गया? देख लो, 25, 5, 30 और 1 31x। टोटल 31x में बंटवारा होगा। समझ रहे हो? टोटल 31x में बंटवारा होगा। 31x बराबर कितना आना चाहिए? 651 आना चाहिए। समझ रहे हो? पूरा पैसा बंटने के बाद कोई पैसा बचना नहीं चाहिए। तो 31x जब टोटल बढ़ जाएगा तो कितने बराबर आ जाएगा? 651 के बराबर आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो 31x आपका है, नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। ये आपका 31x जो है पूरा बटने के बाद किसके बराबर आएगा? 651 के बराबर आएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 651 बटे 31। 31 दूनी 62 और 3 और 1, 31 मतलब फिर एक बार में। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर 21। ठीक है, x का मान आ गया 21। अब देखो भाई, अमित था सबसे पहले ना, सबसे पहले था अमित। तो अमित को कितना मिल जाएगा? 1x था। अनिल को कितना था? 5x था। और अंकिता को कितना था? 1, 5 और ये 25x। तो अब दोनों का अमाउंट, तीनों का अमाउंट निकाल लो। 1x मतलब कि 1 गुणा 21, 5x मतलब 5 गुणा 21, और यहाँ पे 25x मतलब कि 25 गुणा 21। कितना आ गया? 21 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा 105 रुपये, और तीसरा आ जाएगा आपका 275 रुपये। 275 नहीं, 275 नहीं होगा। कितना होगा? 25 गुणा 20 मतलब 500 हो गया, 525 रुपये। ठीक है, 525 रुपये। ठीक, जोड़ लो, 5, 5 और 1, ये हो गया 1, और यहाँ पे 2, 2, 4, 1, 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 651 आ रहा है। तो ये हो गया टोटल पैसों का बंटवारा जो अनुपात के हिसाब से हमने बांट लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक 75 सेंटीमीटर लंबाई का क्या है? एक रेखाखंड, एक रस्सी है। इसको आपको 3 हिस्सों में बांटना है। और 3 हिस्से कैसे बटेंगे? 3:5:5:7 में बटने वाले हैं। कैसे बटने वाले हैं? 3:5:5:7। पहले को 3 हिस्सा मिलेगा, दूसरे को 5 हिस्सा मिलेगा, तीसरे को 7 हिस्सा मिलेगा। इस प्रकार से बांटना है। तो हम लोग कैसे बांटेंगे? मान लो पहले को मिल गया 3x, दूसरे को मिल गया 5x, और तीसरे को मिल जाएगा 7x। कितना हो जाता है? 15x।
15x में पूरा रस्सी बढ़ जाएगी, पूरी पूरी रस्सी बढ़ जाएगी, 75 सेंटीमीटर की रस्सी बढ़ जाएगी। तो x बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, x का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डाल दो तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा 5 थी 15 सेंटीमीटर रस्सी मिलेगी, दूसरे व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर रस्सी मिलेगी और 7 5 35 तीसरे व्यक्ति को मिलेगी। समझ में आ गया क्या? ये हो गया आपका अनुपात 15:25:35। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो वापस यही आ जाएगा। समझ रहे हो किस प्रकार से बांटना है? आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड पर एक और क्वेश्चन है, रिचा ओपनड हर पिगिन बैंक and got ₹10, ₹5 and ₹2 and ₹1 coin in the ratio of 2:5:7:2:3:5:7। समझ रहे हैं? तो आपको बताना है शी टोल्ड हर मदर दैट नाउ शी हैड रुपीज़ कितना 520 रुपीज़। इसके पास अब कुल पैसे कितने हैं 520 रुपये हो गए हैं। ठीक है, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। उसके पास सिक्के जो हैं आपको बताना है सिक्कों की गिनती क्या होगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि 10 रुपये के 5 रुपये के 2 रुपये के और 1 रुपये के सिक्के हैं, किस अनुपात में है। अगर 2 सिक्का 10 रुपये का है तो 3 सिक्का कितने का होगा 5 रुपये का होगा, 5 सिक्का कितने का होगा 2 रुपये का होगा और 7 सिक्का होगा 1 रुपये का। ये आपको अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो अब आप बताइए कि अगर टोटल 520 है तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी, इंडिविजुअल सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि आपके पास ₹10 है ना, ₹10 यानी कि 10 रुपये के कितने सिक्के हैं आपके पास, पता है क्या? नहीं पता है। ठीक है, तो ₹10 के आपके पास नहीं पता कितने सिक्के हैं। वैसे ही ₹3 के भी और ₹5 के, सॉरी ₹3 का नहीं ₹5 का है और ₹2 का है, फिर ₹1 का है। ये आपके पास सिक्के अवेलेबल हैं और इनका अनुपात आपको दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया हुआ था 2:3:5:7। 2:3:5:7। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि कुछ सिक्के हैं इसके बाद एक, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसके पास 2x सिक्के हो जाएंगे। 5 के सिक्के 3 अनुपात में तो 3x हो जाएगा, फिर 5x हो जाएगा और फिर आखिरी में 7x हो जाएगा। ठीक है, सिक्के इसी प्रकार से होंगे। तो संख्या हमको नहीं पता। 10 रुपये के कितने सिक्के हैं 2x सिक्के हैं। 5 रुपये कितने सिक्के 3x सिक्के हैं। 2 रुपये के 5x सिक्के हैं, सॉरी 5 रुपये के 2 रुपये के 5x सिक्के हैं और 1 रुपये का 7x सिक्का है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया गया टोटल पैसा कितना है 520 रुपये। टोटल अमाउंट कितना है आपके पास, टोटल अमाउंट है आपके पास 520 रुपये, 520 रुपीज़ हैं। तो अब मुझे बताइए टोटल अमाउंट कैसे आता है। जितने सिक्के उसमें उसका जितना मूल्य, ये गुणा होता है। मतलब मान लो आपके पास 10 सिक्के हैं, कितने के 10 के, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 100 रुपये हो जाएंगे या नहीं होंगे। 10 सिक्के 10 रुपये के, मतलब ये हो गया उसका वैल्यू और ये हो गया उसके नंबर। समझ रहे हो, ये हो गया उसका नंबर कितने सिक्के हैं और ये उसकी वैल्यू। तो 2x सिक्के हैं कितने के 10 रुपये के, तो ये हो जाएगा 2x × 10। ये आ गया 10 रुपये का कितना है। ठीक है, प्लस 3x × 5, तो ये हो गया 3x सिक्कों की संख्या और वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 5x × 2 प्लस 7x × 1 और ये टोटल किसके बराबर आएगा 520 रुपये। इतने ही रुपये बन रहे हैं, इतने ही रुपये बन रहे हैं ना, बिल्कुल। तो 10 दूनी 20x प्लस 5 दिया 15x प्लस 10x प्लस 7x बराबर आ जाएगा 520। आगे सॉल्व करो, 20 15 35 35 10 45 7 52, 52x बराबर 520। मतलब x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 10 आ जाएगा। देख लो, काट लो, 52 का ट्रांसफर करो, काटो, कितना आ गया x बराबर 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो आपको भाई यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ वैल्यू रख दो, क्या मिल जाएगा आपको 10x से कितने सिक्के होंगे 2x टाइम्स है ना, 2 × x है। तो x का वैल्यू अगर 10 आ गया तो 10 दूनी 20, टोटल 20 सिक्के होंगे किसके 10 के। वैसे ही 10 × 30 सिक्के होंगे 5 के, 5 10 दहाई 50। ठीक है, 50 सिक्के होंगे 2 के और वैसे ही 10 × 7 मतलब 70 सिक्के होंगे 1 के। आप इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 520 रुपये के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, यहाँ देख लो अनुपात आपको दिया हुआ था 2:3 और वैसे 5 और 7। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी ए, बी और सी के रनों की संख्या का अनुपात क्या दिया है। A/B बराबर B/C बराबर 1/2 है। समझ रहे हैं, आपको A/B दिया और B/C दिया 1/2। तो आप बताइए कि यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या है 364, तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या क्या होगी। तो एक एक खिलाड़ी ने कितने कितने रन बनाए आपको बताना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे। क्या दिया है कि A/B बराबर है B/C के
और इन दोनों किसके बराबर हैं, 1:2 के। इसका मतलब क्या होता है कि A अनुपात B क्या है, 1:2 है, और B अनुपात C भी क्या है, 1:2 है। समझ रहे हो, इसको मिटा दो। तो यहाँ पे देखो A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, और दोनों का अनुपात 1:2 1:2 दिया हुआ है। कभी भी ऐसी स्थिति आए कि आपके पास तीन चीज़ों का एक साथ अनुपात ना दिया हो, अलग अलग करके दिया हो, मतलब ए और बी में रिलेशन, बी और सी में रिलेशन दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको एक कॉमन अनुपात बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो, एक कॉमन अनुपात बनाना पड़ेगा। पारस्परिक अनुपात, पारस्परिक अनुपात यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अलग अलग मत रखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बना लीजिए। ये जब आपको पारस्परिक अनुपात मिल जाएगा तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने हल किया है, सवाल बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। समझ रहे हो कैसे बनने वाला है पारस्परिक अनुपात, वो देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ए और बी में कौन कॉमन है, बी कॉमन है, बी और सी में कौन कॉमन है, बी कॉमन है। तो यहाँ देखो ए बी में और बी सी में कौन कॉमन है, भाई बीच का व्यक्ति कौन है, बी है। तो आपको क्या करना होता है कि बी को दोनों अनुपात में बराबर कीजिए, बी को दोनों अनुपात में बराबर कीजिए। इसका मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, ए अनुपात आपको बी दिया हुआ है 1:2, और वैसे ही बी अनुपात सी दिया हुआ है 1:2। तो आपको क्या करना है, इस b की वैल्यू को, इस b की वैल्यू को आपस में बराबर करना है। यहाँ पे b 2 है और यहाँ पे b 1 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर सकते हैं। तो ये कौन सा अनुपात हो जाएगा, देखो 2:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। अब देखो a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 2:4। यहाँ पे b कॉमन है तो b बीच में बराबर दिख भी रहा है ना। b जब बीच में बराबर दिखने लग जाए तो आप यहाँ पे पारस्परिक अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो ले सकते हैं। कैसे आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, मतलब 1:2 अनुपात, और ये आ गया 4। ध्यान देंगे कभी भी ऐसा ना करें कि 1:2 कर दिया आपने, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे आएगा पारस्परिक अनुपात, बीच वाले व्यक्ति को बराबर किया जाता है, बीच वाले टर्म को बराबर किया जाता है दोनों अनुपातों में। तो यहाँ पे 1:2 था तो उसको मैंने क्या कर दिया, अगले वाले को 2:4 कर दिया, ताकि बीच का जो व्यक्ति है वो बराबर आ जाए। ठीक है, तो बीच में जो अंक आया आपका वो बराबर हो गया, तो ये अब आपका पारस्परिक अनुपात 1:2:4 है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, जब आपका पारस्परिक अनुपात आ गया, मैं आपको आगे बताऊँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी में बंटना है। रनों की संख्या जो है टोटल कितनी दी गई थी, टोटल रन कितने थे आपके पास, 364। 364 रन को आपको इस अनुपात में बांटना है, तो आपको पता चलेगा एक एक व्यक्ति ने कितने कितने रन बनाए। तो भाई ए अनुपात बी अनुपात सी कितना था, 1:2:4। ठीक है, मतलब ए के रन कितने होंगे, यहाँ पे 1x होगा, बी का रन कितना होगा, 2x होगा, और सी का रन कितना होगा, 4x होगा। ठीक है, और ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, 4 2 6 और 1 7x। ये किसके बराबर है, 364 रन के बराबर। समझ रहे हो, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 7x रन। इतने टोटल रन किसके बराबर है, टोटल रन के बराबर है। समझ रहे हो, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ पे, x बराबर 364/7, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाता है 52। अगर x का वैल्यू 52 है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो a ने कितने रन बनाया, b ने कितने रन बनाया, c ने कितने रन बनाए। तो यहाँ पे आगे आपका a ने बनाया है 52 रन, b ने बनाया है 104 रन, और c ने बनाया है 208 रन। समझ रहे हो, इन तीनों को जोड़ लो, आपका 364 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि पारस्परिक अनुपात कैसे निकाला जाता है, कॉमन रेशियो कैसे बनाया जाता है। समझ रहे हो, तो कॉमन रेशियो मैंने आपको बताया कि अगर a:2 दिया हुआ है और दूसरा भी 1:2 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसके बीच वाले टर्म को बराबर कर लोगे। तो मैंने 2 का गुणा किया तो ये आ गया 2:4। अब पारस्परिक अनुपात इन दोनों के बीच में कैसे आ जाएगा, 1:2:4 आ गया। ठीक है, तो ये होता है पारस्परिक अनुपात। ठीक, ये हो गया पारस्परिक अनुपात। और एक बार पारस्परिक अनुपात बन गया तो सवाल बनाना बहुत आसान काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से लगा रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है सपोज वी हैव 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, सॉरी, सपोज वी हैव 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। जानते हो दूध वाला पानी मिलाता है, तो यहाँ पे बोल रहा है 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है आपको बताना, जिसमें कि 10% क्या है, पानी है। उसमें बता रहा है आपको कि उसमें 10% पानी है, मतलब अगर आपके पास 10 गिलास पूरा दूध है तो उसमें 1 गिलास क्या भरा हुआ होगा, पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो मिल्क सेलर एडेड सम मोर वाटर, उसने क्या किया, उसका मन नहीं भरा, उसने और पानी मिला दिया उसमें, और पानी मिलाया तो अब उसमें जो पानी के प्रतिशत है वो कितना हो गया, 20% पानी हो गया। समझ रहे हो, अब पानी कितना हो गया, पानी बढ़ गया उसमें, दूध तो वही है लेकिन पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया, कितना हो गया, 20% हो गया। तो अब आप बताइए हाउ मच मोर वाटर वॉज एडेड, आपको ये बताना है कितना और पानी मिलाया गया था। समझ रहे हो, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। सपोज वी हैव 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच इज 10% वाटर, द मिल्क सेलर एडेड सम मोर वाटर इन द मिक्सचर, द न्यू मिक्सचर हैज़ 20% वाटर, हाउ मच मोर वाटर वॉज एडेड। ठीक है, मिल्क
प्लस वाटर आपको बता रहा है कितना लीटर से भाई, 40 लीटर से, ठीक है। 40 लीटर मिल्क प्लस वाटर है। अब आपको बताया कि जिसमें 10% क्या था, वाटर। 10% वाटर का मतलब क्या होता है, 10/100 ऑफ टोटल मिक्सचर, 40 लीटर, समझ रहे हो। उस पूरे मिक्सचर का 10% क्या है, पानी है। तो मैंने क्या किया, 10% निकाल लिया ताकि मुझे पता चले कितना लीटर पानी डाला इसने, ठीक है। तो 10% पानी मतलब 10/100 गुणा 40, मतलब ये आ गया 1/10 गुणा 40, और ये आ जाता है 4 लीटर, ठीक है। ये आ गया आपका 4 लीटर। 10% पानी किसके बराबर होता है, 4 लीटर के बराबर होता है। तो मतलब दूध वाले ने 9 ग्लास, मतलब 36 लीटर पानी में 4 लीटर, 36 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दिया है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। सम मोर वाटर एडेड, मतलब उसका मन नहीं भरा, प्लस और पानी मिला रहा है, वो पानी और मिला दिया पूरे मिक्सचर में। मिक्सचर में पानी जब मिला दिया उसने, तो अब जो नया मिक्सचर आ रहा है वो 20% वाटर वाला मिक्सचर है। कितना परसेंट वाटर वाला मिक्सचर है, 20% वाटर वाला मिक्सचर है। तो मतलब अगर जितना भी मिक्सचर होगा, अभी देखो साफ बात है 40 लीटर तो नहीं रहेगा ना, और पानी मिलाओगे तो मिक्सचर बढ़ जाएगा। हमको नहीं पता कितना पानी मिलाया तो कितना लीटर मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि 20% उसमें पानी भरा हुआ है। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिए। सबसे पहले क्या है, एक ओल्ड मिक्सचर था। ओल्ड मिक्सचर में क्या था भाई, 10% वाटर था, 90% क्या था, 90% मिल्क था, ठीक है। 90% मिल्क था। और जो न्यू मिक्सचर है, न्यू मिक्सचर है, उसमें 20% वाटर है और कितना, 80% क्या है, मिल्क है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो 10% वाटर कितना लीटर आ गया, 4 लीटर। आपको अभी अभी देखा 4 लीटर आ गया था 10% वाटर। और वैसे अगर 4 लीटर पानी है तो ये कितना लीटर होगा, 36 लीटर दूध होगा, ठीक है। 4 लीटर पानी, 36 लीटर दूध। अभी बोल रहा है नए मिक्सचर में 20% पानी है और मिल्क कितना है, 80%। एक बात बताओ मुझे, आपने सिर्फ पानी मिलाया ना, सिर्फ पानी मिलाया, दूध मिलाया क्या, नहीं मिलाया। मतलब नए मिक्सचर में भी दूध कितना होने वाला है, 36 लीटर ही रहने वाला है क्या, हाँ या ना, ठीक है। नए मिक्सचर में दूध का कुछ चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा। दूध तो वही का वही है। आपने क्या किया है, बस पानी मिलाया है, ठीक है। यहाँ पानी आप कुछ मिला दे रहे हो, एक्स और जोड़ दिया आपने, वो नहीं पता हमको। लेकिन मुझे इतना पता है कि 36 लीटर दूध था, तो अभी भी 36 लीटर दूध उसमें है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, 80% ऑफ मिल्क, 80% ऑफ मिल्क किसके बराबर है, 36 लीटर के बराबर है या नहीं है, ठीक है। आपको इतना पता है ना कि 80% तो दूध है उसमें, और 80% दूध किसके बराबर है, 36 लीटर के बराबर है। मतलब कि 80% ऑफ एक्स, टोटल मिक्सचर कितना नहीं पता, 80% ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, 36 लीटर दूध होने वाला है, समझ रहे हो। तो 80% ऑफ एक्स मतलब एक्स गुणा 80/100 बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। तो एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, एक्स आ जाएगा आपका, ये काट दो, 36 गुणा 10/8, तो 8 जाएगा, 8 चौक 32, और यहाँ पे आ गया 4 40, तो 8 पंचे 40, ठीक है। एक्स नया मिक्सचर कितने लीटर का बनेगा, टोटल 45 लीटर का मिक्सचर बनेगा, समझ रहे हो। कितने लीटर का नया मिक्सचर बनेगा, 45 लीटर का। तो अब उसमें से 20% पानी है, 20% क्या है, पानी है। तो भाई 10% कितना होगा, 4.5 लीटर। तो 20% कितना हो जाएगा, 9 लीटर, समझ रहे हो। तो 9 लीटर आपका आ जाएगा पानी, और 36 लीटर आ जाएगा दूध, ठीक है। यहाँ पे अगर 36 लीटर दूध है, टोटल मिक्सचर 45 का है, तो पानी कितना होगा इसमें, 9 लीटर पानी होगा, समझ रहे हो। तो टोटल वाटर कितना आ गया भाई, 9 लीटर, 9 लीटर्स टोटल वाटर है। अगर टोटल पानी 9 है, पहले कितना था, 4 लीटर था। तो अब नए मिक्सचर में आपने पानी कितना मिलाया था, नए मिक्सचर में पानी कितना मिलाया था, 5 लीटर का पानी मिलाया था, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन को समझाने के लिए था। और जल्दी बता दूं, ओल्ड में 10% वाटर और 90% कितना, मिल्क है। तो 90% मिल्क था आपका 36 लीटर, और 10% वाटर था आपका 4 लीटर। न्यू मिक्सचर बना, न्यू मिक्सचर में फिर क्या आ गया, 20% वाटर आ जाता है, क्योंकि वाटर आपने बढ़ा दिया, और 80% मिल्क रह जाता है, समझ रहे हो। लेकिन 80% मिल्क, सिर्फ आपने पानी मिलाया तो मिल्क में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसीलिए 36 का 36 लीटर मिल्क अवेलेबल रहेगा, लेकिन पानी बढ़ गया है, ठीक है। अभी आप जानते हो 36 लीटर मिल्क बराबर कितना, 80% मिल्क है। और न्यू सॉल्यूशन कितने का, न्यू मिक्सचर कितना लीटर है, न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर है आपका एक्स लीटर से, मान लो आपको नहीं पता कितना लीटर, तो एक्स लीटर है। लेकिन इस एक्स लीटर का 80% क्या है, दूध है। तो एक्स गुणा 80/100 बराबर 36। तो एक्स का मान आ जाता है यहाँ से आपका 45, ठीक है। तो आपका न्यू मिक्सचर कितने लीटर का है, 45 लीटर का है। 45 लीटर में 36 लीटर दूध है, तो वाटर कितना है, वाटर 9 लीटर है,
भाई पहले वाटर 4 लीटर था, अब वाटर 9 लीटर है, मतलब वाटर कितना बढ़ गया, 5 लीटर वाटर बढ़ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और आपके कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है। इसलिए आपको जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आपको बना लेने हैं। ठीक है, गुड डे।